बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण यादव के ऊपर भारतीय मौक़िफ़ को मानते हुए एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके तहत कुलभूषण यादव की जो हैंगिंग है फ़िलहाल उसको रोकना पड़ेगा। हुक्म इम्तनाई है, ये मुकम्मल फ़ैसला नहीं है, मुकम्मल फ़ैसला भी आएगा, लेकिन प्रोविजनल ऑर्डर जो है वो भारतीय फतह है और पाकिस्तान के लिए एक धचका है। बहुत सी आराई इसके ऊपर आ रही हैं। एक राय ये है कि शायद पाकिस्तान ने उस तरीके से इस केस को लड़ाई नहीं जैसे लड़ना चाहिए था। वकील वो क्या लॉयर्स की टीम दुरुस्त थी। हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, पीटीआई वाले अपनी बोली बोल रहे हैं, शेख साहब अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पिंडी में एक सेमिनार से एड्रेस करते हुए कहा कि ये जो वकील था बहुत से काम फ़ौज को करने पड़ बलूचिस्तान के लिए। कभी कराची के हालात ख़राब होते हैं, कभी ये पॉपुलेशन सेंसिस करना है तो वहाँ पर भी फ़ौज को जाना पड़ता है। तो ये जो वकील था कुलभूषण के लिए, इसको भी हमने दिया। तो ये उनको डायरेक्टली आज कोट किया गया उस सेमिनार के बाद कि ये जो वकील साहब हैं ये आर्मी चीफ या फ़ौज की जानिब से दिए गए। ये हुकूमत की सुस्ती भी हो सकती है, नाअहली भी हो सकती है, क्योंकि फ़ॉरेन मिनिस्टर ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो उनकी ज़िम्मेदारी थी, उनको इस काम को करना भी था, ढूंढना भी था और परसू भी करना था, ताकि बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने पाकिस्तान का सर नीचा ना होता। कहा यह जाता है कि हम उसकी जुरिस्डिक्शन के चक्कर में पड़े रहे कि जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, बाकी क्लॉजेस के ऊपर जो हमें आर्गूमेंट करना था वो वकील साहब ने हमारे किया ही नहीं। उसकी फ़ीस के हवाले से भी मैं दिखाऊंगा नहीं, वो एक पिक्चर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, क्लेम ये किया जा रहा है कि हमारे वकील ने लाखों पाउंड ले लिए, इंडियन वकील ने बगैर पैसे के वो काम कर दिया। मुझे मालूम नहीं है वो फिगर्स दुरुस्त हैं या नहीं। हमने इसके ऊपर कुछ लोगों की राय ली है, पाकिस्तान के फ़ॉरेन सेक्रेटरी सलमान बशीर साहब की भी, और मारूफ कानूनदान है अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, उनसे भी। पहले उनकी आपको राय सुनवाता हूँ, फिर हम अपने पैनल की तरफ लेकर आएंगे और उनसे ये सवाल जवाब करेंगे। पहला सवाल है अहमद बिलाल सूफ़ी साहब से, यही है कि क्या ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए धचका है? उनका जवाब। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा धचका है, बिकॉज एक इंटरम रिलीफ था, और रिलीफ बेसिकली ये था कि पाकिस्तान का जो लीगल प्रोसेस है वो लॉजिकल एक्सटेंट तक पहुँचे, मगर बेसिकली केस अभी वहीं है, उसी फोरम पर है, और अब मेरिट्स का फेज़ शुरू हुआ है। सो ये एक प्रिलिमिनरी फेज़ था जो प्रोविजनल मेजर्स का था, लेकिन केस का जो मेरिट का स्टेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन अ सर्टन सेंस इस पहले वाले फेज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड वाले फेज़ में आप इसके बारे में बहुत तफसील के साथ डॉक्यूमेंट करेंगे जो इंफॉर्मेशन यादव ने अभी तक वॉलंटियर की है, बतौर बयानात के, बतौर और रेफरेंसेस उसने दिए हैं, जो लोगों के नाम लिए हैं, और उस हवाले से पूरा नेटवर्क का एक एक्सपोजर हुआ है, और वो एक्सपोजर के ताने बाने जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से मिलते हैं। तो गोया यूँ लगता है कि कुलभूषण जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर पाकिस्तान के अंदर कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रहा था। ये बहुत सीरियस चार्ज की तरफ इवेंचुअली जा सकता है मामला, अगर पाकिस्तान अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट प्रॉपरली करे। तो इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो से, अब तैयारी से इस मामले को देखना चाहिए, और तैयारी के साथ अपने मौक़िफ़ को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, बिकॉज इंटरम ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया है उसमें काफ़ी हद तक ये उन्होंने वजाहत कर दी है कि उन्हें किन मामलात पर ज़्यादा मुआवनत की ज़रूरत है। सो उन्होंने एक तरह से इशू फ्रेम कर। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, ये फरमाइएगा कि आपने यहाँ कहा कि अगर पाकिस्तान दुरुस्त तरीके से डॉक्यूमेंट करे और केस सही तरीके से लड़े, तो क्या हमने केस सही तरीके से लड़ा या नहीं लड़ा? पाकिस्तान ने केस सही तरीके से लड़ा या नहीं लड़ा वो एक अपनी जगह सवाल है कि ये, लेकिन ये फैक्ट है कि पाकिस्तान को टाइम बहुत कम मिला। तीन या 4 दिन का टाइम किसी रियासत को देना और उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो मुकम्मल जवाब फाइल करे, ये भी एक मुश्किल अमल था। तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपना जवाब भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस या प्रिलिमिनरी एप्लीकेशंस के में नहीं फाइल कर सका, तफसीली जवाब भी फाइल करने का तो ज़ाहिर है अभी ओकेजन ही राइज नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी बेशुमार इशूज़ पर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ बायलैटरल ट्रीटी। लेकिन ये कहना कि हमें टाइम कम मिला था, मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा जवाब नहीं है ये। जब आप लॉयर्स को इंगेज करते हैं तो दे शुड बी रेडी फॉर दैट, और उस आर्गूमेंट को, उस अलॉटेड टाइम को पूरे तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस ये हैं कि सेकंड फेज़ की तैयारी भरपूर तरीके से करे,
और इस फेज़ में पाकिस्तान को चाहिए अपनी लीगल टीम को और स्ट्रेंथन करे, इंटरनेशनल लॉयर्स बैरून मुल्क में जो हैं उनको भी देखे, उनमें से कौन कौन से लोग ऐसे हैं इस प्रोपोजिशन पर ज़्यादा महारत रखते हैं, उनको सामने लाए और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन करे, क्योंकि और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए। बिकॉज वो नोटिस जो पाकिस्तान ने लेटर ऑफ असिस्टेंस इंडिया को लिखा है कि हमें मज़ीद तफसीलात दी जाएं, उस मामले के लिए पाकिस्तान ज़्यादा पेशरफ्त करे और बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बावर करवाए कि हमारे इस लेटर के बावजूद इंडिया से ताउन हमें नहीं मिल रहा, और पाकिस्तान ये भी बावर करवाए कि अगर हम इन हालात में काउंसलर एक्सेस देते हैं, इन्वेस्टिगेशन सूफी साहब, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है, अमेरिका ने 3 फैसले हम नेट सर्च करें तो नज़र आते हैं। जर्मनी का बंदा है उसको सजाए मौत दे दी, वहाँ का बंदा है स्पेन का उसको सजाए मौत दे दी। क्या ये ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान के पास कि माने या ना माने? मैं समझता हूँ कि इसे मानना चाहिए, और उसकी मेरी वजह सिर्फ ये नहीं है कि यूएन चार्टर में लिखा हुआ है कि आलमी अदालत इंसाफ अपने हुक्म को मनवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को रेकमेंड कर सकती है, सिक्योरिटी काउंसिल उसको मनवा सकती है। सिर्फ ये लीगल दलील नहीं है, बल्कि ज़्यादा बड़ा इशू है। बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर सामने आना चाहता है, और पाकिस्तान ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहता है, क्योंकि रीजन में बाकी ममालिक जो अपने आप को ज़िम्मेदार कहते थे बशमूल इंडिया, उनकी जानिब से ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना बातें अब सामने। बिलाल सूफी साहब, ये हम सवाल जो हैं सलमान बशीर साहब से भी पूछेंगे, और सलमान बशीर साहब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले के ऊपर? जी, पाकिस्तान का केस मुस्तरद तो नहीं हुआ। पाकिस्तान ने एतराज़ उठाया था कि उसकी जुरिस्डिक्शन कोर्ट की नहीं है इस मामले में। उस पर उन्होंने कहा कि हमारी जुरिस्डिक्शन है, और वो कोर्ट चाहता है कि वो ये जो केस है उसको तफसील से देखे। हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में वो तवज्जो देंगे, और इसके ऊपर कोई हतमी फैसला तो नहीं आया है। अखबारात में जो डिसीजन आया है उसको जो मैंने देखा है उससे तो यही जाहिर होता है। अब एक बहस ये जारी है कि क्या हमने केस के हवाले से जो तैयारी करनी थी, दफ्तर खारजा ने जिस तरह की लॉयर्स की टीम को इंगेज करना था, इंटरनेशनल कन्वेंशन को सामने रखना था, वो सारा काम हमने सही किया या नहीं किया? इस पर कोई तबसरा इसलिए नहीं करना चाहता कि ये लीगल एक्सपर्ट्स का व्यू है, उनका फील्ड है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को एक मौका फराहम अब हुआ है कि वो तफसील से अपना जो केस है, वो जो एविडेंस है, और हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में तखरीबकारी कर रहा है उसको दुनिया के सामने पेश करे। तो एक तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें उसको इस तरह से देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एविडेंस मौजूद है हिंदुस्तान की तखरीबकारी की और ये कुलभूषण के खिलाफ, उस पर सियासी और सफारती सतह पे और कोशिश करने की गुंजाइश है। और हमारे लीगल एक्सपर्ट्स को भी अब जो भी इनका फैसला आया है उसके तहत अपने आर्गुमेंट्स को पेश करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया सलमान बशीर साहब। आर अली वज़ीर मुमलकत ड्राइव पानी और बिजली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद शेर अली साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तानी दुखी हुए हैं इस फैसले से। देखें, रहमान मलिक कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उन्होंने उसका बगैर ही सुन लिया, तो हमारा कोई काम था कि इसको लड़ते जाके? ये है कि एक हमारे मौक़िफ़ की फतह हुई है। एटलीस्ट इंडिया ने एडमिट किया कि जो कुलभूषण यादव था उनकी पूरी सपोर्ट थी, जिसकी वजह से वो स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व था, पाकिस्तान में तखरीबकारी के अमल में, और जो पाकिस्तान में नुकसान, वो एक पहले तो वो कहते थे कि जी हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। तो जब केस को वो लेकर गए पाकिस्तान की एक फतह ये हुई कि एटलीस्ट ये एडमिशन होगी उधर, और दूसरा जो हमारे पास अब चेन ऑफ एविडेंसेस होंगी जो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश करनी है। आपकी फतह कहाँ हुई है? देखें, कौम की है कि अब हमें इंडिया को बैनुल-अक़वामी सतह पे एक्सपोज करने का एक मुकम्मल मौका फराहम हुआ है कि एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, ये है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान का मुल्ज़िम है, पाकिस्तान का वो एक पाकिस्तान की जो हमारी अदालतें हैं उनकी कस्टडी में है, हमारे कानूनी तरीके जो भी है तो वो हमारी कस्टडी में है। उस पर तो ये तो नहीं है कि उसको उड़ा के कोई ले जाएगा। लेकिन नदीम मलिक साहब, उसने पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम किया है, उसने पाकिस्तान के लोगों की शहादतें की हैं,
उस जालिम इंसान को और उसके पीछे अली साहब, ये बातें आपने वहाँ उस जजों को बतानी थी, वहाँ ये केस लड़ना था, मुझे बताने का क्या फायदा? मैं तो पहले मानता हूँ पाकिस्तान आपको नहीं बता रहे। देखिए ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। मौला बख्श चांडियो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची से। चांडियो साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। ये आज थोड़ी सी कौम दुखी हुई है इस फैसले के बाद। मेहरबानी, मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ। जिस भी मामले पे कौम दुखी होगी, मौला बख्श चांडियो यकीनन उस पर दुखी होगी। मैं हुकूमत के मौक़िफ़ को सुनकर ज़रा हंस रहा हूँ कि इनकी फतह हुई है, पूरी कौम मातम कर रही है। सारे तज्जिया निगार, अभी ये बशीर साहब आए हमारे साबिक़ सफ़ीर, उनकी गुफ्तगू सुने, वो अहमद बिलाल साहब की सुने, सारा दिन टीवी पे तज्जिया निगार बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुने। खुद सरताज अजीज साहब का बयान सुने, रोने वाला बयान है उनका। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहा, उन्होंने हमें कहा है कैसे करें। मैं तो हंस रहा हूँ। फिर वो ये काबिल वजीर साहब हैं, उनके बड़े माहिर वजीर हैं, बहुत बड़ा अच्छा महकमा चलाते हैं, बड़ा मजबूत वजीर है। इनका मौक़िफ़ सुने और आपका सवाल बीच में, इस पर हंस रहा हूँ कि फतह काय पे हुई है। मुझे तो नहीं पता फतह काय पे हुई है। उन्होंने कोई मौक़िफ़ पाकिस्तान का माना ही नहीं, किसी बात को दुरुस्त नहीं माना, और एतराफ़ किया गया है तज़िया निगारों में कि ये वकील हमारी तरफ से जो गए वो काबिल वकील नहीं, उनकी तवज्जो नहीं थी, उन्होंने वो बात केस मजबूत पेश ही नहीं किया। जब केस मजबूत नहीं किया तो ठीक है, पाकिस्तान बस इखलाकी फतह पे चलेगा। कहाँ जहाँ जहाँ पसपाई हुई है, हमें इखलाकी फतह हुई है। क्यों नहीं कबूल करते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की बात कि वजीर खारजा के न होने से पाकिस्तान की सलामती के मामलात पर कमजोर मौक़िफ़ हमारा पड़ रहा है। कभी स्पेशल असिस्टेंट 3-3, 4-4, अब एक तो अल्लाह को प्यारा हुआ किसी केस में आकर उसको भी बकरा बनाया गया, चले 3-3, 4-4 स्पेशल असिस्टेंट है। वजीर खारजा नहीं इस हुकूमत को मिलता, इस हुकूमत को वजीर खारजा नहीं मिलता। किराए पे ले लो। आपके अल्फाज का चुनाव बहुत जालिमाना है बहुत जालिमाना अल्फाज का चुनाव है। आपने कहा कि एक उनमें से अल्लाह को प्यारा हो गया। मैंने क्या कहा? अब है ना, अब मुझे एक मिनट मौका दें, बकरा बनाया। मैं एक और खबर है प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ, आप यकीनन उस पर भी तबसरा करना चाहेंगे। कमर नदीम साहब वकील हैं डॉक्टर शकील अफरीदी के। एक खबर छपी है एक बैन अल-अक़वामी जरीदे में, और वो खबर ये जाहिर करती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की अनकरीब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है, और उस मुलाकात के नतीजे में शकील अफरीदी की रिहाई भी पाकिस्तान से हो सकती है। शकील अफरीदी की रिहाई के हवाले से क्या अदालत में उनकी कोई पेशी लगी हुई है? उनके वकील कमर नदीम साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि क्या पोजीशन है केस की, कोई अपील लगी हुई है, किसी जज ने सुनना है फैसला, कुछ अपडेट कर देंगे हमें? जी थैंक यू जी, बिल्कुल। तकरीबन इस 24 मई को उनकी रिवीजन पिटीशन फाटा ट्रिब्यूनल में चल रही है, और इस तारीख को स्टेट और डिफेंस दोनों जो हैं वो अपने आर्गुमेंट्स करेंगे, और उस पे फिर उसी दिन फैसला भी हो सकता है। असल में मैं नदीम साहब, मैं आपको एक थोड़ी सी इस केस की जरा वजाहत बता दूं। जी बताइए। लोग ये शायद ये समझ रहे हो कि इन पे कोई एबटाबाद का या कोई उसामा का या किसी और का केस है जिसकी वजह से वो जेल में है। हालांकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत ये कि उन पे जो चार्जेस लगे हुए हैं वो ये हैं कि खैबर एजेंसी में जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी एज ए एजेंसी सर्जन, तो वो मंगल बाग जो वहाँ के एक तंजीम का लीडर था, उसके तंजीम के मरीजों का मतलब उनके जख्मियों का वो इलाज करते थे एज ए डॉक्टर। और उनकी जब उनको अगवा किया गया था, उनको ले जाया गया था और 20 लाख रुपए इनसे मांगे गए थे भाई इनकी जान बख्शी के, तो इन्होंने वो पैसे कम करके 10 लाख कर दिए थे, और फिर 10 लाख उन्होंने अपनी जान बख्शी के दे दिए थे। वो इल्जाम था, इन पे इल्जाम है कि इन्होंने 20 लाख रुपए उनको फंडिंग की है, और साथ में ये कहा कि कमर नदीम साहब, आप फरमा रहे हैं कि मंगल बाग के लोगों का इलाज करने का इल्जाम है। ये इल्जाम के ऊपर सजा नहीं मिली कि एबटाबाद के अंदर इन्होंने जो फेक वैक्सीनेशन कैंपेन की थी, जिसके नतीजे में उसामा को आइडेंटिफाई किया गया और फिर अमरीकी वो आए मैरीन्स आए और उन्होंने मार दिया उसको, उस इल्जाम के ऊपर सजा नहीं हुई, ये आप कह रहे हैं? जी, वो इल्जाम सिरे से हमारे मतलब क्लाइंट पे लगा ही नहीं है, अभी तक उसमें चार्जेस ही नहीं है।
कुछ आपकी 24 तारीख को पेशी कहाँ लगी हुई है ये बता दें दोबारा से। 24 मई को, 24 मई को पेशी है। 24 मई को पेशी है फाटा ट्रिब्यूनल में। फाटा ट्रिब्यूनल जो FCR के तहत एक अदालत बनाई हुई है, जो फाटा के लिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट है। तो आपकी क्या तवक्कुआत है अपने क्लाइंट के हवाले से, क्या तवक्कुआत है? बिल्कुल जी, हम तो ये फुली होपफुल है, हमारी पूरी टीम जो लॉयर्स की है, कि उन पे जो चार्जेस लगे हैं वो ही गलत हैं, वो है ही सिरे से नहीं। तो इसमें उनको बरी होना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चले अभी हो जाते हैं तब भी हम खुश हैं। हम कहते हैं कि भाई कम से कम एक इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। कमर नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो डॉक्टर शकील अफरीदी, प्राइम मिनिस्टर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आज का फैसला है, दोनों के ऊपर दोबारा बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, वो यक नशुद दो शुद वाली मामला होने जा रहा है। एक तरफ तो ये कुलभूषण यादव वाला केस है, दूसरा शकील अफरीदी का केस लगा। देखे जी, मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था उनके वकील की। मैं उनके वकील की यादाश्त ज़रा ठीक करना चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटी आफिया सदीकी का भी यही केस है और अमेरिका में उसको अपने कवानीन के मुताबिक डील किया जा रहा है और अंडर हैंड कोई किसी किस्म की डील नहीं है। और पाकिस्तान के जो कवानीन अप्लाई होते हैं, जो एविडेंस बेस पे वो केस फाइल किया गया है, किसी किस्म की रायत डॉक्टर शकील अफरीदी को नहीं दी जाएगी। और हमारी बहन डॉक्टर आफिया सदीकी का भी यही मसला है। अगर अमेरिका में कवानीन के मुताबिक हमारी बेटी को कवानीन के मुताबिक यही चार्जेस है ना कि उसने शकील अफरीदी और आफिया सदीकी का आपस में मुआवजा तो नहीं है। मुझे देखें आप क्या चार्जेस क्या है डॉक्टर आफिया सदीकी? यही तो मैं कह रहा हूँ, मुआवजा क्यों कर रहे हैं? इसने तो जासूसी की है। मुआवजे जो आपने वो उनके वकील की बात की, अव्वल तो उनके वकील का मौक़िफ़ भी नहीं टीवी पर आना चाहिए क्योंकि ये नेशनल इश्यूज हैं। वो मामला छोड़ दें तो हमें तो पूछना चाहिए ना जी, बंदा आप छोड़ रहे हैं जाएंगे तो फिर ये ना, वो तो अदालतों में कब केस FCR पाकिस्तानी अदालतें नहीं है FCR जो भी है, तो वो ऐसे थोड़ी चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? क्या पता होता है। पाकिस्तान में वो रेमंड डेविस भी चला गया था, जान दो आबिद शेर अली साहब, रेमंड डेविस भी साहब देखे 2 बंदे मार के। आप पूछे इनसे, फिर जो बैठे हैं अंकल चांडियो साहब जिन्होंने कहा है कि जी ये हो गए, अंकल चांडियो साहब से एबटाबाद कमीशन के बारे में पूछ लें कि जो वो मामलात हुए वो भी शायद बता दें आपको। मैं चांडियो साहब से भी पूछता हूं, शफकत महमूद साहब पीटीआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वही मैं अंकल चांडियो साहब उस वक्त पावरफुल पता नहीं वजीर थे कि नहीं, अभी भी बड़े पावरफुल हैं। अभी मैं चांडियो साहब की बात हूं। शफकत महमूद साहब, 2 खबरें हैं। एक तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला कुलभूषण का फैसला है, दूसरा शकील अफरीदी के वकील कहते हैं 24 मई को तारीख लगी हुई है उनकी, वो फ्रंटियर वो जो FCR लॉ के तहत उनकी अपील के लिए। तो ये 2 खबरें इकट्ठी हो गई हैं, बड़ी डैमेजिंग होगी। जी हाँ, बिल्कुल है जी। आज जो हुआ है वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में, उससे हमारे नुकसान पहुंचा है क्योंकि सॉवरेनिटी के इश्यूज है ना। देखें, कोई आपके मुल्क में आता है, वहाँ पे जासूसी करता है, उसके बाद आपके वहाँ दहशतगर्दी में मदद करता है आपके। सो ये सारी चीजें के बाद आप अपने कवानीन के मुताबिक उसको सजा देते हैं। तो अगर उसका मामला आपके हाथ से निकल जाए और निकल के बैनुल-अक़वामी फोरम में चला जाए और उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो भी क्लियर ना हो और उसको आप सही तरह परसू भी ना करें, तो फिर तो बड़ा मसला है, बहुत बड़ा। शौकत साहब, अगर इसके साथ एक तो भारतीय जासूस का केस है जो इंडिया ले गया उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, दूसरा पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी लॉ ही अप्लाई होना, उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अप्लाई नहीं होनी, उसका केस साथ मैं इसलिए कोर्ट कर रहा हूँ कि वो भी साथ जुड़ रहा है। शकील अफरीदी 24 मई को अगर उसकी जमानत हो जाती है तो फिर कहाँ स्टैंड करेंगे आप? वो भी जासूसी का इल्ज़ाम था ना, उसके वकील कहते हैं जासूसी के इल्ज़ाम में उसको पकड़ा ही नहीं है, उसके ऊपर इल्ज़ाम और है। नहीं, देखिए, शकील अफरीदी तो पाकिस्तानी शहरी है ना, पाकिस्तानी शहरी के लिए ये क्या किसी और की जुरिस्डिक्शन है। तो देखिए, अगर हम इस मामले में इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हमारे जितने भी अदालती प्रोसेस है उसको एक बाहर बैठा कोर्ट जो है वो क्वेश्चन करते हैं और हम उसमें पार्टी बनते हैं और हम जिन कन्वेंशंस को हमने साइन भी नहीं किया हुआ उनकी बुनियाद पर फैसले हो जाते हैं,
शफकत साहब, कन्वेंशन साइन किया हुआ है पाकिस्तान ने, हम उसके दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। अपनी टेरिटरी में जुरिसडिक्शन ही नहीं है, तो बहुत ही तकलीफ सिचुएशन है। शफकत महमूद साहब, आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है, मैं आपसे अभी दोबारा लाइन मिलवाता हूँ, आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है। चांडियो साहब, आप इसका जवाब देंगे? ये दो मामले गए तो बड़ा मुश्किल पेश आएगी, लेकिन आबिद शेर अली कहते हैं कि एबटाबाद के ऊपर पहले आप जवाब दे दें, फिर वो जवाब देंगे। आबिद शेर अली मेरा बच्चा है, आपको पता है, मेरा बच्चा है, मेरे बेटे जितना है मेरा बेटा है वो। अब बच्चों की बातों पे इतना सारा मैं सीरियस होकर उनको जवाब दूं, क्या जवाब दूं उनको? दुनिया देख रही है, आप खुद भी देख रहे हैं। असल बात ये है कि ये दो मामला जमा हो जाएंगे, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ जाएंगे, इससे इस हुकूमत को कोई सरोकार नहीं है। ये जो यादव साहब हैं, जब से आए हैं पकड़े गए हैं, पूरी कौम, पूरी मीडिया मुतालबा करती रही है वज़ीर आज़म साहब के कि जनाब अपने लबों मुबारकों से, नाजुक लबों से इनके लिए कुछ कहें। सारी कौम और मीडिया एक तरफ थी, वज़ीर आज़म साहब ने एक लफ्ज़ भी उनके लिए नहीं कहा, और जब सलामती कौंसिल में गए तो जितनी तौक़ात थी उनसे नहीं कहा। ये उनकी नरमी का तरीक़ेकार है। इनकी हुकूमत ने, इनके वज़ारत ख़ारजा नाकाम गई है, उन्होंने केस गलत बनाए, उन्होंने पाकिस्तान को शर्मिंदा किया है। ये अपने ज़ाती ताल्लुकात को देख रहे हैं, कारोबारी ताल्लुकात को देख रहे हैं, पाकिस्तान की कौमी सलाह। मैं आपसे पूछता हूँ मलिक साहब, ये आपने क्यों कहा? कुलभूषण यादव से कारोबारी ताल्लुकात का क्या ताल्लुक है? ये वजाहत फरमाएं आप। मैंने ऐसे नहीं कहा कि इसके साथ ताल्लुकात है, मैंने कहा उस हुकूमत से जिनके इनके ताल्लुकात हैं, उन हुक्मरान हिंदुस्तान के हुक्मरानों से जिनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, उनके असर रसूख की वजह से, उनके सामने शर्मिंदा न होने की वजह से इन्होंने कभी यादव पे कुछ नहीं कहा। इतने सारे कश्मीर में मजालिम होते रहे, इन्होंने कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा। इस मामले में यादव के पूरा मुल्क चिल्लाता रहा है कि आप बाहर जा रहे हैं, इसके खिलाफ एहतजाज करें। इन्होंने उनके सबूत फराहम नहीं किए, इन्होंने अब भी केस कमज़ोर पेश किया है। आप बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौमी सलामती का कौन सा मामला है जिसमें आप हुक्मरानों को संजीदा देख रहे हैं? वक्ती बातें करते हैं, वक्ती बात नजर तो संजीदा ही आते हैं सारा दिन, मुस्कुराते कम ही हैं, वो संजीदा ही ज़्यादा होते हैं। नजर हाँ, ये साहब बड़ी अच्छी बात आप जी चांडियो साहब बात पूरी कर लें। बड़ी अच्छी बात आपने, मैंने कहा आपने बड़ी अच्छी बात की है। नजर आते हैं, मैं मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं जो इखलाक से गिरे हो, लेकिन ये कहते हैं कि किसी जंगल में वो किसी से मसला हल करवाने गए, वो वहां कूद रहे हैं। अभी हल बताता हूँ, कूद रहे कहा यार आप मसला का ये कर रहा हूँ, ये सब आपके मसाइल हल करने के लिए तो सोच विचार कर रहा हूँ। ये भी संजीदा दिखने हैं किस इशू पे? कौन इस्लामाबाद के सलामती के इशू पर इस्लामाबाद के इतने मामला उठे हैं संजीदा, सारे इंकशाफात के बावजूद उन्होंने क्या एक्शन उठाया? इतनी धमकियां दी, अमल दरामद किस पे किया? रोक सके दहशतगर्दों को, रोक सके इस्लामाबाद में किसी मामले को? नहीं है, ये संजीदा नहीं है, ये सियासत कर रहे हैं। ये उन इश्यूज मुझे अपने अंकल चांडियो का बड़ा एहतराम है, मुझे इनकी संजीदगी का मेमो स्कैंडल से मुझे खूबी अंदाज़ा है कि ये कितने सिंसियर थे मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, मुल्की मामलात में चलाने में। हुसैन हक्कानी ने जो इंकशाफात किए वहाँ पे जरदारी साहब और इनकी लीडरशिप की सिंसियरिटी मुल्क के साथ, वो सारा कुछ आपको और मुझे नज़र आ रही है। बहरहाल चांडियो साहब के इल्म में नहीं है, चांडियो साहब के शायद ये भी नहीं इल्म है कि भारत को उस वक्त किसने रिश्ते दी, वो मेरी लीडरशिप ने नहीं दी। देखें आप चीज़ें लेकर आप कहें जी कि कारोबारी ताल्लुकात हैं, भाई यहाँ पे मुल्की गुफ्तगू हो रही है, ये कोई कराची का कूड़ा तो नहीं है जिसको साफ़ किया जा रहा है, ये मुल्की लेवल पे मामलात हैं और इसको एक ज़िम्मेदारी बनती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। और ये क्योंकि मुल्की मामला है, ये PMLN या किसी और अकेली का मामला नहीं है, हमारी आर्म फोर्सेस और उनकी भी स्टेक इसके अंदर शामिल है। तो ये मामला नहीं है, हमें जो भी पहलू हैं अपने कानूनी मशीरों के साथ मिलकर हमने, क्योंकि ये पाकिस्तान का केस है, पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने मौक़िफ़ की दुरुस्तगी के लिए हर लिहाज से हम इस मुजरिम को ना तो किसी के कहने पे चांडियो साहब छोड़ने जा रहे हैं, ना हम अपने अल्लाह के फजलो करम से किसी के कहने पर अंडर प्रेशर होकर सज़ाओं को सस्पेंड करने जा रहे हैं। सज़ा वही है और वही फोरम है
लेकिन जो मामला अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है उनको भी देखेंगे और अपने जो कौमी मामला और कौमी मुजरम है उसको भी एक मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई रेमंड डेविस की तरह इसको मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वो पाकिस्तान के अंदर जो उसने जुराइम किए हैं उन जुर्मों का इर्तिकाब हुआ है तो उसको सजाएं इंशाल्लाह पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, चाहे वो फांसी की सजा है चाहे जो भी है, अदालत उज़्मा ने दी है और जो भी मामला है उसको मनोवन उसी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। शफकत महमूद साहब, आपकी आवाज़ पहले दुरुस्त नहीं थी आ रही सर, दोबारा आपसे लाइन कनेक्ट की है। आप कह रहे थे कि पाकिस्तान ने उन कन्वेंशन को साइन नहीं किया हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो कन्वेंशन हैं उनको हमने साइन किया हुआ है। हमने केस के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज करते रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा वियना कन्वेंशन के तहत आपने कौंसलर एक्सेस नहीं दी, ये तो एक ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने इशू को सारा बना दिया और वो अदालत ने कहा कि हम प्रोविजनली सस्पेंड कर रहे हैं, पहले हम देखेंगे कि जुरिस्डिक्शन वाले और दूसरे मामला मेरिट के ऊपर फिर आपको बताएंगे, तब तक रुक जाइए आप। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वियना की जो काउंसिल कन्वेंशन है उसको इतना स्ट्रेच कर दिया गया। आप पार्टी बने किसी केस को, अगर आप अग्री ना करें कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने से तो दो स्टेट्स के दरमियान जो मामलात हैं वो नहीं आ सकते। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है शफकत साहब जी। तो मतलब और हमने ये कैसे हुआ हम वहाँ पे चले गए, ये कैसे हुआ कि हम पार्टी बन गए, ये कैसे हुआ कि वहाँ पे और भी बड़ी चीजें हमें रख सकते थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो जज क्यों नहीं हमने वहाँ पे नॉमिनेट किया इतनी देर से। हमने जो वकील किए उस बारे में इतला ये है कि उन्होंने कभी इस अदालत में इस लेवल पे कभी कोई चीज आर्ग्यू नहीं की थी, उसके बारे में कोई उनकी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं। मतलब कई सवालात तो बेशुमार हैं, हमने बहुत सारे सवाल उठाए भी हैं और ये कभी हमें बताएं आके इन सवालात के जवाब दें कि हाउ कम के जो चीज दो पार्टीज, मुझे तो जो मैं एक मिसाल आम हालात में दे सकता हूँ वो ये है कि ये एक किस्म का जिरका है जिसमें दोनों पार्टियां कहती हैं कि जी ठीक है हम इसमें जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने वो काउंसलर एक्सेस के इशू को इतना खींचा है कि उन्होंने वो भी स्टे कर दिया है, उन्होंने आपको पार्टी भी बना लिया है, उन्होंने कहा कि हम फैसला भी करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम मेरिट्स भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये तो बहुत ही एक जो मैंने क्विक नजर मारी उनकी जजमेंट की जो प्रेस रिलीज आई है, मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं आ रही थी ये किस तरीके से हमने केस आर्ग्यू किया कि वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गया। जो प्रोविजनल ऑर्डर है उसमें पाकिस्तान की किसी लॉजिक को उन्होंने नहीं माना, इंडियन जो लॉजिक्स हैं उसके ऊपर उन्होंने अबूरी फैसला जारी किया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक दोबारा बात करते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मौला बख्श चांडियो साहब, ये जो कुलभूषण यादव वाला मामला है वो आज तो जो एम्बेरसमेंट हुई है, अभी आइंदा आने वाले दिनों में इस केस को परसू कैसे किया जाए? मेरे ख्याल में इसका एक फोरम तो ये हो सकता है कि आपकी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो पहले कुछ जवाब तलबी हुकूमत से करें और फिर कुछ स्ट्रेटजी वजह करें कि आपको इसको लेके आगे कैसे चलना है। अभी इसके किसी के पास इसकी ओनरशिप ही नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि एक बंदा आपने पकड़ के अंदर डाला हुआ है, आर्मी कोर्ट ने उसको सजा भी दी हुई है, लेकिन पोलिटिकल लेवल के ऊपर ओनरशिप नहीं है उसकी। पार्लियामेंट का नाम लेंगे तो हुकूमत को पसीना आएगा। वो कोई इतना बड़ा मामला पार्लियामेंट में नहीं ले जाएंगे और जो उनको सुननी पड़ती है वो उनको पता है। हमारे साबिक सफ़ीर ने बयान दिया, बड़ा अच्छा कहा, आपने भी उनसे सवाल पूछा, फिर हमारे बिलाल सूफी साहब के भी आपने यही सवाल पूछा जो अभी मुझसे पूछा है। सब लोगों ने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अपने केस के हवाले से तैयारी करनी चाहिए। इसका मतलब इस केस में उनकी तैयारी नहीं थी। ये जवाब काफ़ी है, तनकीद काफ़ी है। हम क्यों बैठकर एक दूसरे के कपड़े फाड़ें? एतराफ़ करें आपसे गलती हुई है, एतराफ़ करें आपकी वजारत खारजा बार बार नाकाम जाती है। आपके स्पेशल असिस्टेंट मुआवना ने खुसूसी की फ़ौज वजारत खारजा का मामला नहीं चला सकती। आपको एक काबिल वजीर खारजा की ज़रूरत है। सारे मामले आपने वज़ीर अज़म के गले में डाले हुए हैं। वज़ीर अज़म साहब पनामा में परेशान है, उनका प्रेशर नहीं, अदालत का फैसला अपनी जगह पर है, अवाम का प्रेशर उन पर नहीं उतरा। मैं समझता हूँ, मैं उन माहिरीन की राय से मुत्तफिक हूँ। तो आपके मशवरे पर खुदा करे। हालांकि मीडिया का जो भी मशवरा है हुकूमत अपनी दुश्मनी में समझती है। ये पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाएंगे।
पार्लियामेंट में जाएंगे तो इन पर और दबाव बढ़ जाएगा। अल्लाह करे ये हिम्मत करे। इनके वज़रा पार्लियामेंट में नहीं आते, इनके एमएलएज नहीं आते, इनके वज़ीर-ए-आज़म नहीं आते, पार्लियामेंट को ये पूछते नहीं, सेनेट को पहचानते नहीं है, कहाँ पार्लियामेंट में जाएंगे। अब ऐसा ही करें, हुकूमत के सतह पर केस को मजबूती से पेश करें। तमाम उनके जो लोग हैं जिनको ये केस की तैयारी है, अगर उस वकील ने नाअहली दिखाई है तो हमें जलसा कर रहे हैं, लाड़काना में जरा तकरीर सुन लेते हैं इनकी जरा। आप देखें मैंने आपको अर्ज किया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट की बात है, इसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी भी इसमें मुशावरत है। तो ये मुल्की मामलात है, ये कोई चांडियो साहब अब अच्छे माहौल में आज गुफ्तगू हो रही है तो जाने दे इस डायरेक्शन में। क्यों आप क्या मूड है कि आप मेरे से लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आज आपका एहतराम करूंगा। मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं भी आज हंसने के मूड में हूँ। आपने जो कहा मैं आपकी बातों पे मुस्कुरा रहा था। बात आप मेरे बेटे हैं, मैं आपसे क्यों नाराज हूँगा? आप मेरे अंकल चांडियो, आप मेरे अंकल हैं, मैं आपकी बिल्कुल तारीफ, आपका एहतराम है और आपकी मेहरबानी है। देखें मलिक साहब, बात ये है कि हम अपना पूरा केस, अभी तो उसकी मेंटेबिलिटी पर डिस्कशन हुई, ठीक है, जो भी उनका एक वन साइडेड डिसीजन आया कोर्ट का, उसमें उनकी जो इंटरेस्ट नज़र आया वो पूरी कौम ने मॉनिटर किया कि वो मामला क्या है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की सलामती, कौमी सलामती का मसला है, तो ये कोई किसी पार्टी का मसला नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है, ये कौमी सलामती का मसला है और इंशाअल्लाह ताला इसमें किसी इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी में बहस करवाएंगे कि आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये देखें, ये मेरा मसला नहीं है। ये आप ज़रूर चांडियो साहब अपने मामलात को देखें। आप सेनेट भी आपके पास खड़ी है, सेनेट की कमेटी है और भी इस पे मामलात हैं। अगर इस पे इन हाउस बहस हो सकती है ऑफ कैमरा, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लिया जाए। इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। ये मैंने आपको कहा, ये कौमी सलामती का मसला है। ये आपकी मेरी पॉलिटिकल फाइट किसी और इशू पर हो जाती है। यहाँ पर हमें एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं। हमारे मुल्क को आप छोड़ें, हमारे बाहर की बैरूनी दुश्मन बहुत हैं। इस वक्त हमें एक मुतफिका तौर पर अपने मामलात को देखना होगा। सियासत के लिए इलेक्शन की कैंपेन पड़ी है, बड़े पॉलिटिकल मामला है, इलेक्शन सियासत होती रहेगी, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। चांडियो साहब, थोड़ा सा इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा आप लोगों को, अपोजिशन वालों को। स्टैंडिंग कमेटीज में पार्लियामेंट के अंदर जाके हुकूमत से जवाब तलबी करिए कि हुआ क्या, क्या तैयारी की थी आपने, क्या पोजीशन ली थी कि जज ने यूं करके उड़ा के परे फेंक दिया। मेरे ख्याल में कौमी असेंबली हो या सेनेट हो, अपोजिशन अपना पूरा किरदार अदा करती है। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ गलत बयानी ना करें। अभी किसी रवानी से कह के वन साइडेड फैसला नहीं है। आप केस लड़े हैं, आपको नहीं माना गया आपके दलाइल को, आप केस लड़े हैं। आप 90 मिनट का केस 50 मिनट में लड़के आए। आप कहें आप नाकाम गए, आप नाअहल हैं। आपको कौमी सलामती के मामला से कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस अंदाज से कौमी सलामती के आप वजीर खारजा मुकर्रर करें, इन मुआवने खुसूसी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। हर मौके पर, हर महाज पर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। किसी महाज पे कोई शर्मिंदगी नहीं है मौलाना बख्श चांडियो साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ना कोई ये दूसरी हुकूमतें नहीं है जहाँ पे शर्मिंदगी होगी कि रात को आए ड्रोन उठाए, ये वो नहीं है। ये अल्लाह का फजल है। अब वो मामला पाकिस्तान के नहीं है कि कोई भी आगे मुंह उठा के ड्रोन फेंक दे, कोई भी आए पाकिस्तान के अंदर से अपने दुश्मनों को उठा के ले जाए। ये मामला अब नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से हर चीज स्ट्रीमलाइन है और ये आप छोड़ दें कि वो वाला पाकिस्तान जो आपके दौर में था, ये और पाकिस्तान में, इसमें पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में हर चीज तेजी से बढ़ रही है। ये आपके दौर की हुकूमत नहीं है कि लोग भागते हैं ना, ये आपका दौर नहीं है कि जेबे बचा के बंदा भागता है। यहाँ पे अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। प्रोग्राम का वक्त आप शेर अली साहब, मौलाना बख्श चांडियो साहब और शफकत महमूद साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।